अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पेटिटिव कोच जैनुल हसन। आज का टॉपिक हमारे पास जो है वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान, स्पेशली 2026 के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है। और ये इम्पॉर्टेंट वैसे कहने की बात नहीं, इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर CSS PMS एंड इन ऐसे सर्कमस्टांसेस एज वेल। ऐसे भी आ सकता है इस टॉपिक पे, लेकिन उससे ग्रेटर पर्पस ये है टू अंडरस्टैंड द अपहीवल ऑफ सच हीनियस एक्ट्स ऑन वुमेन, वो भी इन 21st सेंचुरी। ये हम बात 1960s की नहीं कर रहे, 1980s की नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 2025-26। और रिसेंट चीज़ों ने भी इसको ज़्यादा एग्जैसरबेट किया है। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक यू शुड गो अहेड एंड ओपन द नोट्स। डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स पिन कर देता हूँ, साथ ओपन किया करो, साथ लेक्चर लिया करो, ताकि रिटेंशन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब सुन रहे होगे, रीड कर रहे होगे, दोज आर द टू थिंग्स दैट विल प्रोपेल फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, लेकिन उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि इसकी अहमियत आज से ही नहीं शुरू हुई। पाकिस्तान में डिक्लाइनिंग वुमेन राइट्स आर अ लॉन्ग ड्यू टॉपिक। ठीक है, ये ना सिर्फ हमारे यहाँ पर आज से हैं, बल्कि इफ़ आई वांट टू फर्दर एग्जैसरबेट ऑन दिस पॉइंट, ये तकरीबन 2010 के बाद से ये काम ज़्यादा होता दिखा है हमें। ठीक है, अब क्यों ऐसा हुआ है? रिलेटिवली इट इज़ वेरी इजी। जब जो फीमेल है, ठीक है, विच इज़ अ जेंडर, अब जेंडर मैं सेक्स नहीं कहना चाहता, ये जेंडर बिकॉज इट इज़ जेंडर्ड कंस्ट्रक्शन, जेंडर है, उसके ऊपर वायलेंस बढ़ता रहा है। ऑल्दो 2010 के बाद से लेजिस्लेशन भी बढ़ी है, लेकिन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इट हैज़ सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज ओवर टाइम। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता है कि इंक्रीज हो रहा है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास एक बड़ी ही अच्छी रिपोर्ट है, विच इज़ दिस वन। ठीक है, जेंडर बेस्ड वायलेंस की पहले ये जो कॉनोटेशन है ना, ये समझ लेनी है। देखो, जब भी आप वायलेंस डिस्कस करते हैं ना, या स्पेशली किसी भी ये कैटेगरी ऑफ वायलेंस डिस्कस करनी होती है, तो आप उसके पीछे का मोटिव डिस्कस करते हो। ठीक है, मोटिव का मतलब है उसके पीछे की वजह क्या है। अगर मैं किसी को थप्पड़ मार देता हूँ या फिर कोई मुझे थप्पड़ मार देता है, एन एक्ट ऑफ वायलेंस होता है, जिससे एन एक्ट ऑफ वायलेंस इज बेसिकली कोई हार्म हो जाता है। ठीक है, जिससे किसी ना किसी को नुकसान पहुंचता है। अब हार्म ऑन प्रॉपर्टी भी हो सकता है, हार्म ऑन लाइफ भी हो सकता है, हार्म ऑन साइकी भी हो सकता है। ये जो हार्म है ना, ये एक्ट ऑफ वायलेंस होता है। अब इसके पीछे मोटिव होती है। मोटिव का मतलब है कि वजह। ठीक है, अब वो वजह क्या हो सकती है? अब वजह डिफरेंट होती है। किसी के अगेंस्ट एनिमोसिटी हो सकती है, मेरी दुश्मनी हो सकती है, मैं कोई चीज़ पैसों के लिए कर सकता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी एन एक्ट ऑफ वायलेंस या मोटिव फॉर एक्ट ऑफ वायलेंस। लेकिन जब हम जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी GBV की बात करेंगे, तो वो जो मोटिव होता है ना, वो मेरे प्यारे हमवतनों, वो होता है जेंडर। यानी कि आप किसी को उसके जिन्स के लिए तशद्दुद का निशाना बनाओ। ठीक है, अब इसमें मर्द या फिर कोई और कम्युनिटी औरतों को इसलिए नहीं मान रहा कि औरतों ने कुछ बहुत गलत किया है, या फिर उन्होंने कुछ बहुत ब्लास्फेमी की है, प्रोफेनिटी शो की है। बाय द वे, इतने बड़े वर्ड, इनका सबका मतलब यही होता है कि कोई ऐसी चीज़ बोल देना जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं। ठीक है, ब्लास्फेमी, प्रोफेनिटी, वल्गर चीज़ें जो होती हैं। अब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, दे हैवंट डन एनीथिंग बैड टुवर्ड्स पीपल, लेकिन क्योंकि वो एक मखसूस ओप्रेस जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि इस नोशन में वो है मैट्रियार्की, दैट इज़ फीमेल्स। अब वो इस से ताल्लुक़ रखते हैं, दैट इज़ वाई दे आर बीइंग सब्जुगेटेड। ठीक है, अब देखो ना, जो हीनियस क्राइम्स का एक्ट है, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर लेते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस आप मर्द को नहीं मार रहा। डोमेस्टिक वायलेंस में 90 और दो होते हैं, 8 to 10%, लेकिन 92% केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर मर्द जो है वो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है वो औरत है। तो हमने देखना मेजॉरिटी को। ठीक है, तो अब उसके अंदर हमें ये पता चलता है, तो
जेंडर बेस्ड वायलेंस की आपको डेफिनेशन क्या समझ आई है कि ऐसा वायलेंस दैट इज प्रोपोगेटेड ऑन एन अदर इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस है। जीबीवी उसको कहते हैं। ये जेंडर स्टडीज का भी कॉन्सेप्ट है, ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है, आईआर में भी आता है, पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। अब तो ये खैर ये सारी डिस्कशन जो हमने की ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए की है। अगर आप नोट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा जेंडर बेस्ड वायलेंस इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स अ मल्टीफैसेटेड ह्यूमन राइट्स क्राइसिस डीपली एम्बेडेड विद इन नेशन सोशो कल्चर इकोनॉमिक एंड लीगल आर्किटेक्चर। बताना ये चाह रहे हैं कि भाईजान ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ना, इसका कोई एक फैसेट नहीं है। अब यहां पर लफ्ज क्या यूज करोगे आप? मल्टी फैसेटेड। ऐसी चीजें जिनका एक जाविया ना हो बल्कि मल्टीपल हो, मल्टी फैसेटेड। ठीक है, मल्टीफैसेटेड इशू है ये। तो मल्टीफैसेटेड इशू का हम उसी तरह डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ लिया करो। यूजुअली आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ये बड़ी एक अच्छी पेंटिंग मुझे लगी थी, जैसिम जोसेस की है, और वो ऑपरेशन को उसने बताया कि ऑपरेस कैसे होते हैं। अब ये ना सिर्फ इट इज़ शोइंग मार्क्स ऑन अ फीमेल्स फेस जो कि प्रॉब्ली एक स्लैब से हुए हैं, और बट ये भी बता रहा है इससे वो उसको चुप रखा जाता है, उसको अंडर स्क्रूटनी रखा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ आपसे 2026 वाला लाइन मैंने क्यों, ये तो ऐसा इशू है जब से पाकिस्तान बना है तब से ही ये इशू चलता आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं हम कह सकते कि ये सिर्फ आज का इशू है, लेकिन 2026 या 2025 इस इशू के लिए साबित हुए हैं एक नेल इन द कॉफिन वाला काम। वो इस वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो जी हर साल ना ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या कहती है, इसको थोड़ा ना हम ओपनली देखते हैं ज़रा। ठीक है, लेट मी चेंज द स्क्रीन टू माई नोट्स। अच्छा, अब हर साल आती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्या कहती है आप लोगों से? जी जी जी, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इंस्टीट्यूशन कौन सी है? ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। अब इसके अंदर एक सेकंड दो बस मुझे। ठीक है, हम इसको सेकंड पेज पे लिखते हैं। दैट वुड बी अच्छा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट निकालती है। अब ये क्या करते हैं, ये कुछ मेजर कंट्रीज, यूजुअली 148 कंट्रीज जो होती हैं दुनिया की, उनका जायजा लेती हैं। अब जायजा कैसे लेती हैं? ये उसके अंदर होने वाले जेंडर डिस्पैरिटी को देखती हैं। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी का क्या मतलब है कि जो जिन्सों के दरमियान तफरीक है ना, वो चेक करनी है हमने। अब किस किस में चेक करती है? ये बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है। ये स्कोर देती है आउट ऑफ 1। ठीक है, आउट ऑफ 1 स्कोर देती है। जितना आपका हाई स्कोर होगा 0.58 जैसे पाकिस्तान का है, उतना ही समझो जेंडर डिस्पैरिटी ज़्यादा है। यानी कि मर्द और औरत में फ़र्क, अगर मैं अभी नैरो कर रहा हूँ थोड़ी चीज़ों को, वरना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी आती है इसमें, बाकी जो जेंडर्स हैं वो भी आते हैं, लेकिन अभी मेल फीमेल की बात करते हैं। इनके दरमियान जो फ़र्क है ना, वो जितना ज़्यादा होगा ये स्कोर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको जेंडर डिस्पैरिटी कहते हैं। अब यहाँ पर 148 कंट्रीज को जज करते हैं। अब आप पूछोगे सर जज कैसे करते हैं, ऑन विच बेसिस दे थिंक के ये होना चाहिए? ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा,
अब ये जज किस बात पे कर रहे होते हैं? ऑन 3 बेसिक थिंग्स। सबसे पहला ये देखते हैं कि एजुकेशन कितनी है, यानी कि लिटरेसी रेट कितना है मर्दों और औरतों का। ठीक है, एजुकेशन देखते हैं यानी लिटरेसी रेट देखते हैं उस मुल्क का, लिटरेसी। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, ये जज करते हैं कि लिटरेसी रेट के साथ साथ अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर एक्सेस की, ठीक है, वो कितनी है। ठीक है, और औरतों के मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेल्थ केयर एक्सेस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद हॉस्पिटल्स कितने हैं, क्लिनिक्स कितने हैं, स्पेशल डेडिकेटेड यूनिट्स कितने हैं औरतों के लिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, ऐसी हेल्थ केयर एक्सेस में ही आ जाता है कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ कितना है, कि वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर वहाँ तक उनकी रसाई है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ें भी आ जाती हैं, ये भी जज होती है इसके अंदर। तीसरी बड़ी चीज़, इकोनॉमिक पैरिटी। इकोनॉमिक पैरिटी से क्या मुराद है कि भाईजान आपके यहाँ पर जो इकोनॉमिकल रेंज है, ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं है औरतें। ठीक है, वो पढ़ लिख के जॉब्स भी कर रही हैं कि नहीं है, बस डिग्रीज लेके वो घर पे बैठी हुई हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक पैरिटी का कॉन्सेप्ट करते, एम्प्लॉयमेंट को डील करता है, जॉब्स या स्लैश एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को डील कर रहे होते हैं। तो ये मेजर जो हैं ये चीज़ें होती हैं जिसके अंदर जो आपकी जी रिपोर्ट है वो तैयार होती है। अब आपको जान के खुशी होगी कि पाकिस्तान ने पिछले साल टॉप किया। इस साल की तो आई नहीं अभी रिपोर्ट, पिछले साल पाकिस्तान ने टॉप किया। इसमें पाकिस्तान 148 में से 148 रहा है 2025 की रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये खुशी वाली बात तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर नैरेटिव इसी तरह चेंज किया जाता है कि देखो पूरे मार्क्स आए हैं। ये कोई खुशी वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी बुरा स्कोर किया। आपके यहाँ पर एक भी फेडरल मिनिस्टर औरत नहीं है। ठीक है, आपके यहाँ पर जो सीएम है भी उसकी करेक्टर असैसिनेशन स्वाब का काम समझा जाता है। ठीक है, आप बात करें गवर्नेंस पे, लेकिन ये बात करना वो क्या पहन रही है, कैसे चल रही है, क्या कर रही है, ये गैर अखलाकी भी है। और इससे पता चलता है एक पैट्रियार्कल माइंडसेट कि हमने कभी ये तो नहीं कहा कि इमरान खान का ये सिस्टम है या जरदारी की शक्ल ऐसी है, हम उनको नहीं जज करते, लेकिन हम औरतों को ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स और पेजेंट समझते हैं कि यार इनके लुक्स पे करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो गवर्नेंस पे करें, जो उसका काम है उस पर करें, तो वो सरांखों पे है। खैर, ये जी रिपोर्ट कहती है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं वापस अपने नोट्स की तरफ। अच्छा, नोट्स के अंदर गिव मी अ सेकंड, नोट्स के अंदर आपको सबसे पहला पॉइंट यही मिलेगा। अब आपको थोड़े आगे स्टैट्स भी मिलेंगे। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान वो होल्डेड 130th पोजीशन फ्रॉम 143 कंट्रीज ओवरऑल एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल लिबर्टीज। और उसी के अंदर जॉर्जियन इंस्टीट्यूट, ये बहुत सारे डाटा सेट्स हैं यहाँ पर जो आपके लिए बहुत ही करामत शामिल साबित होंगे, क्योंकि ऐसे के अंदर भी वो आपसे ये नहीं कह रहा होता कि बेटा मुझे ना खाली अपने अल्फाज में बता दो कि क्या दुख दर्द हैं औरतों के। नहीं, वो कह रहा होता है मुझे एविडेंसेस, इंपिरिकल एविडेंसेस के साथ आपने मुझे मुतमईन करना है, आपने परसुएड करना है कि ऐसा जेन्युइनली है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स रैंक पाकिस्तान 167th आउट ऑफ 170 कंट्रीज। अब सिर्फ एक नहीं, आप कह सकते हो, ये मैंने जान के ऐड किए हैं 2-3 जो इदारों की रिपोर्ट्स है ना, आप कह सकते हो सर जी फ्लॉड है क्योंकि वो वेस्टर्नाइज है और उसके अंदर जो है पाकिस्तान को बुरा दिखाने के लिए उन्होंने 148 वाली रैंकिंग दी है। और मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक चीज़ पे जज करना वो एक अक्लमंद या फिर इंटेलेक्ट का काम नहीं होता।
यहाँ पर जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स भी यही कह रहा है 167 है आपकी पोजीशन। फिर आपका अपना, चलो बाहर की छोड़ दो, आप डोमेस्टिक आ जाते हैं, आपकी अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP, ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है और अच्छे से मुराद के कोट करने में बहुत ही रिलायबल इंस्टीट्यूट है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जितने माइनॉरिटीज़ औरतों के हवाले से सोशल इंडेक्सेस आते हैं हम यूजुअली इसी को देखते हैं। अब ये क्या कहता है, ये डॉक्यूमेंट करते हैं स्टैगरिंग 5% सर्च इन रिपोर्टेड केसेस ओवर 11 मंथ्स अलोन। पिछले 11 महीनों में या 2025 के 11 महीनों में पहले 25% सर्च देखा गया है। इतनी मूवमेंट्स हो रही हैं, इतने लोगों को बताया जा रहा है कि औरतों के हकूक, लेकिन यहाँ पर एडवर्स वही रिवर्स साइकोलॉजी खेली जा रही है कि उल्टा वो चीज़ें कम होने के इट इज़ सर्जिंग डे बाय डे, और हर अगले दिन कोई ना कोई केस आया होता है जिसका हम अभी डिस्कस करेंगे अंदर नीचे जाके। रिकॉर्डिंग 6543 इंसिडेंट्स। ये आपने अगर इंट्रो चाहे ऐसे का हो या वैसे किसी का इंट्रो हो, आपने ऐसे ही लिखना है एंड दिस विल बी वेरी सब्सटेंशियल। अब आ जाओ हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री क्यों डिस्कस करनी ज़रूरी है। अच्छा, पेपर के हिसाब से देखा जाए तो हिस्ट्री आपकी यूजुअली कॉन्टेक्स्ट बनती है किसी भी चीज़ को। अब आपने 20 नंबर का पेपर करना होता है, तो 20 नंबर का पेपर ऐसे नहीं होता खाली कि आप इंट्रो लिखो, आप कई चीज़ें मानी होती है। एनालाइज GBV इन पाकिस्तान, ये सवाल आ जाए, क्या करोगे आप? खाली यही लिखो ऑनर किलिंग, एसिड अटैक्स और ये चीज़ें नहीं, उसके अंदर फिर एनालाइज का मतलब है कि आपने आज कल ये सारी चीज़ें देख के हमें बताना है कि अभी सूरत हाल क्या है औरतों की पाकिस्तान में। उसके लिए ज़रूरी है आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो कि ये जो आज आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ आज का नहीं है, ये बड़ी पहले से ये सीड पाकिस्तान की सरजमीन में आपके इतिहास ने बो दिया था। जैसे कि हिस्टोरिकली अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मैं फ्यूडल पैट्रियार्कल नेक्सस एंड कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जान के ना मैंने थोड़ी सी एकेडमिक लैंग्वेज यूज़ की है। अब यहाँ पर ये भी माना जाता है कि CSS में बहुत ही आपने बच्चों वाली लैंग्वेज लिखनी है, समझाया जाए ये वो। देखो ये चीज़ एक फसाड है, ये चीज़ एक मिथ है, इसका वजह होती है CSS आपको सिंपल लैंग्वेज ज़रूर कहता है लेकिन वो एकेडमिक लैंग्वेज कहता है। एकेडमिक क्या, जेंडर स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में मास्टर्स इन जेंडर की जिन्होंने BS किया हुआ है वो क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान अफेयर्स की बात करूं, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की बात करूं, आई विल यूज़ द वर्ड सच एज डेट क्राइसिस, ट्विन डेफिसिट्स, आपके जियो इकोनॉमिक टर्म्स, आपके जियो इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूंगा। इसको एकेडमिक लैंग्वेज कहती है, इसको मुश्किल ज़ुबान नहीं कहते, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं जेंडर की बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसी कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन जैसे टर्म्स यूज़ करूंगा कि औरत को एक ऑब्जेक्ट बनाने में या एक सेलिंग पॉइंट बनाने में मर्दों का बहुत बड़ा रोल है और ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। कैसे, वो देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो इन रूरल, अब मसले डिस्कस होने शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े करके। इन रूरल एंड ट्राइबल बेल्ट्स पर्टिकुलरली सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फ्यूडल पावर स्ट्रक्चर्स डिक्टेट एब्सोल्यूट सोशल नॉर्म्स। अब ये एब्सोल्यूट सोशल नॉर्म्स क्या है कि भाई मार्क्सिस्ट कहते हैं या फिर वैसे भी मैट्रिक्स में होता है कि जो इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है ना, फिजिकल बॉडीज, सेक्सुअल प्योरिटी, एब्सोल्यूट ओबीडियंस ऑफ वुमेन, ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि अपने मकासद हैं। ये तो एक कस्टम बन गया ना, एक ट्रेडिशन बन गया। अब कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड पैरेलल जस्टिस सिस्टम, यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा दूँ। औरत की ऑपरेशन का ताल्लुक मजहब से नहीं है। आप एसिड अटैक्स की बात कर लो, आप बात कर लो ऑनर किलिंग्स की, इसका ताल्लुक मजहब के साथ नहीं है। इस्लाम ये परपेचुएट नहीं करता। इस्लाम इज़ अ मॉडरेट रिलीजन। आप सल्लम ने कितनी बार कहा है, डू नॉट बी एक्सेसिव इन रिलीजन बिफोर यू वर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ एक्सेसिवनेस इन रिलीजन। कि ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये मेंटालिटी कि उसने ये किया उसके सर में गोली मार दो, उसने ये किया उसका गला काट के फेंक दो, ये इस्लामिक नहीं है, ये नहीं है, ये ख्वारिजों का काम है, ठीक है। इस्लाम ने उनको इस्लाम के दायरे से बाहर फरमाया है और ये कोई भी औरत आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये इस्लाम से। ये किसका काम है? फिर कल्चर का काम है। कल्चर एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे साथ पैरेलल चल रही है। कल्चर कहता है कि भाई आपके बावजदाद के ट्रेडिशंस हैं, उनके नॉर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनका ये सब सेट है जिस पे आपको एक सोशल सराउंडिंग में जज किया जाता है, तो आपने इसके मुताहत चलना है, ठीक है।
ये इस्लाम नहीं है। रिलीजन इज समथिंग एज, रिलीजन ने ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सबको, ठीक है। औरत के पास भी वही राइट्स हैं जो मर्दों के पास राइट्स हैं, ठीक है। औरत की कमजोरियों को पावरफुल बताया है इस्लाम ने, ठीक है। ये इस्लाम था हमारा। कल्चर को मिक्स किया, ये जितनी चीज़ें भी हो रही हैं आज औरतों के साथ पाकिस्तान में, क्या पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो ये चीज़ आपने समझनी है लाजमी। कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड पैरेलल जस्टिस सिस्टम। हिस्टोरिकली डिस्पाइट रेजोल्यूशन ऑफ दीज रीजन, आप कहाँ कहाँ हो रहे हैं, डोमिनेटेड काउंसिल नोन एज जिरगास इन पश्तून एरियाज, पंचायत इन पंजाब एंड सिंध। अब ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम है। ये कौन से हैं, इनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है, ये अथॉरिटी यूटिलाइज नहीं कर सकते स्टेट के ऊपर। अब ये क्या है, ये वो जगहें होती हैं जो थोड़ी सी बैकवर्ड होती हैं, यहाँ पर कल्चर और एथनिसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम पख्तून हैं, हम पंजाबी हैं, हमारी तो रिवाज हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं, तो वो अपने फैसले फिर वैसे करते हैं। पंजाब के अंदर पंचायत सिस्टम, बलूचिस्तान के अंदर जिरगा, पख्तून केपी के अंदर भी जिरगा, ऐसे करके ये सारे जो सिस्टम्स हैं वो चल रहे होते हैं। अब और अगर मैं बात करूं फ्यूडल्स की और सरदारों की, तो वो भी बलूचिस्तान का ही आ जाता है। ये जो है ना, ये एंटेगनाइज करते हैं। एंटेगनाइज से क्या मुराद है, लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को उसका मतलब भी समझाता जाऊँ, अगर कोई मिस हो जाए तो मुझे बता देना। अच्छा, एंटेगनाइज क्या मतलब है कि औरतों को एक बुरे सेंस में लाना, ठीक है, औरत वर्ड को एक बुरे सेंस में लाना। अब सुप्रीम कोर्ट ने ना, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री उस तरह से भी देखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अनलॉफुल करार दे दिया था 2004 में, ठीक है, जिरगास को, कि इनकी लीगैलिटी और इनके रूलिंग्स जो हैं हम स्टैंड नहीं करेंगे। कोई मुझे आके कोर्ट में कहेगा देखे सर जिरगे ने तो ये फैसला किया था, इसने ये किया नहीं, तो हमारे लिए उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन वही वाली बात है, कस्टम्स आज भी प्रैक्टिस होते हैं दूर दराज इलाकों में, बल्कि इवन मेन स्ट्रीम्स में भी होते हैं। अच्छा, खैर आगे, द इशू कंटेम्प्रेरी स्टेट ऑफ जेंडर बायस्ड वायलेंस। कंटेम्प्रेरी स्टेट क्या है, आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले तो एक चीज आपको बता दूं, ये जेनोसाइड वॉच है। जेनोसाइड वॉच ने दुनिया को 9 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 9 स्टेजेस के बाद वो कहते हैं कि एक प्रॉपर जो है इन कन्वेंशनल मैनर जेनोसाइड शुरू हो जाता है। जेनोसाइड का मतलब एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो जाती है, मास वो कत्ल जो है शुरू हो जाता है। जैसे जेनोसाइड गाजा में हो रहा है, रवांडन जेनोसाइड था, ठीक है। ऐसी एथनिक क्लिनजिंग करना कत्ल के थ्रू और मास कत्ल के थ्रू, उसको जेनोसाइड कहते हैं। तो ये जेनोसाइड वॉच है, ये पाकिस्तान को रैंक करती है कि पाकिस्तान अभी स्टेज 3 पे है। स्टेज 3 पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और स्टेज 5 ऑर्गेनाइजेशन पे चला जाएगा आगे, फिर स्टेज 6 पोलराइजेशन पे आ जाएगा और स्टेज 7 परसिक्यूशन पे आ जाएगा। इन टर्म्स के मतलब बहुत आसान, डिस्क्रिमिनेशन तफरीक रखना, ठीक है, कि एजुकेशन में भी बेटे को पढ़ाएंगे हम, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर बेटी पढ़ भी रही है, पढ़ के चुप करके तुम किचन चलो, ठीक है, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर, सही है। बेटे को कहेंगे कि भाई तुम जाके जॉब करो, तुम नहीं कमाना खिलाना है हमें, ठीक है। इसमें बेटों के ऊपर भी मेंटल प्रेशर, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी हमारा टॉपिक औरतों पे है। और स्टेज 9 है फाइनल, जो है परसिक्यूशन, यानी कि उन पर जुल्म और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो स्टार्ट कर देती हैं। अब पाकिस्तान स्टेज 3 पे है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे, अब ये HRCP क्या है, जल्दी से कमेंट्स में लिख के बता दो। वैसे कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, अगर अभी लाइव का लेक्चर होता तो आप बता देते कि सर ये तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के हकूक़ के मामला देखती है। वो फिर माइनॉरिटीज़ के साथ हो, फीमेल्स के साथ हो, इवन मेल्स के साथ हो, तो वो सारे वो डील करती है। तो ये तो आपको पता चल गया। वो कहते हैं जी जनाब, पहले 11 महीनों में 6543 केसेस देखे गए हैं, ठीक है। 11 मंथ पीरियड में द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO रिकॉर्डेड मोर देन 20,000 इंसिडेंट नेशन वाइड ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ द सेम ईयर। तो इससे आपको पता चल रहा है हालात तो बहुत बुरे हैं, ठीक है। तो सही कि इन्होंने करने हैं, आप लोगों ने, मैंने, नॉट इन द सेंस कि हम ऑफिसर्स बन के कुछ कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, चेंज स्टार्ट्स एट योर होम, एट योर बेडरूम फर्स्ट। तो अब आगे देखो, ये अगर रीजन वाइज थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया हुआ है,
पंजाब के अंदर अब हर सूबे में ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक में सेम है, अलग है, सेम ही चीज़ें हैं तकरीबन। अब कैसे पंजाब के अंदर अगर हम मेजर डोमेस्टिक वायलेंस वाला कोई केस देखें ना, तो हमें पता चलेगा पंजाब रीजन के अंदर ये यहाँ पर टाइपोलॉजीज लिखी हैं, हो क्या रहा है उस सूबे के और क्या ड्राइव कर रहे हैं, यानी कॉजेज़ क्या हैं उसके, और यहाँ पर लिखा है रिपोर्टेड केसेस, कोई बड़े केसेस बता दें, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कौन से सूबे में क्या बड़ा इशू है। सबसे पहले पंजाब के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस है, एसिड अटैक्स हैं, साइबर हरासमेंट। एसिड अटैक्स का गढ़ जो है सदर्न पंजाब है, ठीक है, जो फ्यूडल साइड है पंजाब की। सिमिलरली क्या ड्राइवर्स हैं, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इंटरसेक्शन, इजी एक्सेस टू क्रॉसवेज, साउथ पंजाब मैंने बताया ना, हाई डेंसिटी पेनिट्रेशन, ये सब। सिंध के अंदर कारोकारी, ये जो इनफेमस रिचुअल है, रिचुअल ही कहूँगा मैं इसको, कस्टम कह नहीं सकता, इनफेमस इसलिए है कि ये बदनाम ज़माना रिचुअल है। कारोकारी एक ट्रेडिशन है, प्रैक्टिस है, आगे देखेंगे वैसे फीचर्स के अंदर। तो ये फ्यूडलिज्म, ट्राइबल ट्रेडिशंस, माइनॉरिटी पॉपुलेशन वल्नरेबिलिटीज़ की वजह से है सिंध के अंदर, ठीक है। बलोचिस्तान के अंदर जो है मैक्सिमम ऑनर किलिंग है, चाइल्ड मैरिजेस हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर किन वजूहात से, एक्सट्रीम पॉवर्टी, रिजिड 70-80% आउट ऑफ स्कूल, हाईएस्ट, लास्ट लेक्चर में लाजमी देखो मैंने बताया था प्रोविंस वाइज हाईएस्ट जो इलिटरेसी रेट है वो आपको बलूचिस्तान में मिलेगा, और पंजाब में सबसे कम है, एंड देन इट इज़ केपी एंड देन सिंध। अच्छा, लास्ट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हो रहा है, केपी इज़ नो डिफरेंट, इसके अंदर भी फोर्स मैरिजेस, ऑनर क्राइम्स बहुत कॉमन है, जिरगा। अच्छा, यहाँ पर एक लिखने वाला भूल गया, हाँ ठीक है, फोर्स मैरिजेस सही है। अब आ जाओ फीचर्स का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछ ले एनालाइज द क्राइम्स या जेंडर बेस्ड क्राइम्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, और उसमें से मेजर क्राइम्स आउटलाइन करो, तो कौन कौन से हैं, उनको फीचर्स भी कह सकते हैं, सेलियंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं, आप कोई भी इनमें से लफ्ज़ आ जाए तो यही आप लिखोगे। सबसे पहले तो अगर हम डिस्कस करें तो ऑनर किलिंग या कारोकारी इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। ऑनर किलिंग भी एक कल्चरल ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, कस्टम है, कन्वेंशनल है, इसका कोई ताल्लुक नहीं मज़हब के साथ, पहली चीज़, ठीक है। इसी वजह से जो वेस्ट के अंदर आप इस्लाम की एक बैड इमेज है, वो बिकॉज हम कई चीज़ों को जस्टिफाई रॉन्गली करते हैं बाय इस्लाम, जो कि ऐसा नहीं है। ऑनर किलिंग नॉन लोकली एज कारोकारी इन सिंध, तोड़ तोड़ा इन केपी। अब नाम डिफरेंट है लेकिन उसकी प्रेमिस सेम है। कारोकारी क्या होता है, कारोकारी होता है वुमेन आर ब्रांडेड एज कारी, कारी का मतलब ब्लैक फीमेल, वैसे इसका लिटरल मीनिंग है। क्यों, क्योंकि उन्होंने इनमें से कोई काम किया तो वो कारी है, और करो किसने करना है, उसके घर वालों ने उसको कत्ल कर देना है, ठीक है, बिकॉज शी हैज ब्रॉट शेम टू द फैमिली। अब अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, जापान में भी एक ऐसा सिस्टम है, उसको कहते हैं हेराकेरी, सेम ऐसे ही है, लेकिन जापान का सिस्टम कहता है वो मेल हो वो फीमेल, और यूजुअली मेल ही होते हैं ज़्यादातर, अपॉलॉजीज, मेल ही होते हैं ज़्यादातर। वो अगर डिसऑनेस्टी करते हैं या फिर अपने फैमिली के लिए डिसऑनर लाते हैं तो वो खुद की सुसाइड कर लेते हैं, पेट में तलवार मार के, हाराकेरी उसको कहते हैं उस ट्रेडिशन को। लेकिन वहाँ क्या है, जेंडर पैरिटी है कि औरत हो मर्द हो दोनों ही जो है दैट विल एक सुसाइड जो है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कारोकारी डिफरेंट है, कारोकारी हमेशा एक औरत ही होगी, और वो क्या करेगी, अब क्या हो सकता है, सस्पेक्टिंग ऑफ इलिसिट रिलेशनशिप, ठीक है, अडल्ट्री, एक्सरसाइजिंग फ्री विल इन मैरिज। अब ये जो है ये इस्लामिक हकूक है, ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवन एक मैरिज, सबसे पहले मैरिज जो है नल एंड वाइड करार दे दी थी कि ये तो शादी हुई नहीं, निकाह ही नहीं हुआ, क्योंकि औरत की मर्जी के खिलाफ जाके शादी की गई है। जाके इस्लाम से स्टडी करें तो ये एक्सरसाइजिंग फ्री विल मैरिज, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, स्पेशली अगर औरत हो मर्द दो नहीं। सीकिंग अ डिवोर्स, यहाँ पर भी करी बन जाती है वो, और मियरली ड्रेसिंग इन अप्रोप्रिएटली, ठीक है, इन बोथ सेंस, ये तमाम जो है अपार्ट फ्रॉम दिस अडल्ट्री, जिसकी भी पनिशमेंट कुरान ने बताई है, लेकिन वो पनिशमेंट वो नहीं है जो कारी करवाते हैं।
ये सारी जो हैं ये एक हीनियस क्राइम समझे जाते हैं उनके लिए, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। इस्लाम मैरिज की इजाज़त देता है, इस्लाम इजाज़त देता है औरतों को डिवोर्स सीख करने की, देता है। ड्रेसिंग इनअप्रोप्रिएटली, उसमें भी, हया में भी इस्लाम पहले मर्दों को बोलता है कि हया का जहाँ जहाँ भी जिक्र आया पहले मर्दों की नज़र पे आया, फिर बताया गया कि भाई औरतें तुम भी कवर करो, हिजाब लो। लेकिन जब हम पहले नहीं कर सकते वो चीज़, वही चीज़ हिपोक्रेसी होगी। अगर मैं एक चीज़ नहीं कर रहा और अगले को कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं या करो, तो वो उस पर। द स्टेट रिकॉर्डेड 547 किलिंग्स इन 2024 अलोन। HRCP ने नोट किया है कि 405 केसेस 2025 में हुए हैं, विच इज़ अ लॉट, ठीक है। अभी तक इसको अबॉलिश हो जाना चाहिए। इसमें ये केस स्टडी आपने पढ़ लेनी है, वजाहत अलमानी की। वो उसने भी कारोकारी इंसिडेंट किया था अपनी बीवी पर, जो एक्स था उसके साथ, तो उन्होंने कत्ल कर दिया था उसका कि ये डिसऑनेस्ट थी या फिर उस पर इल्ज़ामात थे और उसको जिरगे ने हुक्म दिया था। तो ये एक पूरा केस स्टडी यहाँ लिखी है, ये एक बार आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर लूप होल्स भी डिस्कस किए हैं हमारे पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम के। ये वही व्हाट इज़ ऑनर किलिंग और कारोकारी। ऑनर किलिंग और कारोकारी इज़ अ फॉर्म ऑफ डिलिबरेट premeditated murder often to of a woman carried out by the behest of her family members, rooted in the belief that she has brought shame upon the family by engaging in premarital or extramarital relations। तो अगर आपको मुश्किल हो ऊपर से पढ़ने की, यहाँ वैसे बड़ा आसान है, मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी, टू रिस्टोर द सो कॉल्ड फैमिली ऑनर अ मेल रिलेटिव इज एक्सपेक्टेड टू कमिट द किलिंग, ठीक है। ये आ गया। अब एसिड अटैक्स पे आ जाओ। ये दूसरी फॉर्म ऑफ वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस है जो हो रहा है हमारे यहाँ। एसिड अटैक्स का सिस्टम ये है कि एसिड अटैक्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ फ्रेजाइल मेल ईगो, ठीक है। फ्रेजाइल मेल ईगो से मुराद है कि एक मर्द के खिलाफ कुछ चीज़ हुई और वो भी कि उसकी ईगो को हर्ट हो गया, देन अब वो मर्डर तो कर नहीं सकता, मर्डर करेगा उसको पता है उसने। अब वो ऐसा कोई एक्ट करेगा जिसकी वजह से औरत को मौत से बदतर सज़ा मिले, ठीक है। और इसी केस में व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनर किलिंग, मैं मानता ही नहीं हूँ कि ऑनर किलिंग की जो सज़ा है वो मौत होनी चाहिए, ठीक है। ऑनर किलिंग की बात कर रहा हूँ, सॉरी। मैं मानता ही नहीं हूँ कि जो एसिड अटैक्स हैं उनकी सज़ा मौत होनी चाहिए, बल्कि उनकी ऐसी कोई सज़ा भी होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल पनिशमेंट को, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ की है उसके हिसाब से आपकी सज़ा बननी चाहिए, ना कि किसी पीनल कोड के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से एसिड अटैक्स की क्या सज़ा बनती है? एसिड अटैक्स की ख़ास सज़ा ये होनी चाहिए कि उस बंदे पे भी एसिड डाला जाए उतनी प्रोपोर्शन में या फिर उससे डबल प्रोपोर्शन में जिसने उसने उसके विक्टिम पे डाला है। इससे क्या होगा? आप मौत कहते हो ना, गौतम बुद्धा मानता था मौत तो एक अल्टीमेट रिवीलर है, वो तो पीसफुल है। आपको एक को झटका लगेगा और आप मर के दूसरी दुनिया में चले जाओगे, आप किसने देखा है उधर क्या हो रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि उस पर एसिड डालें, एसिड डालने के बाद लेट हिम लिव विद द सोशल स्टिग्मा, उसको लोग जज करें, उसकी तरफ बच्चे देख के डरें, ठीक है। उसके साथ कोई सीधे मुंह बात ना कर सके, वो अपनी शक्ल में रोज सुबह उठे, रोज सुबह देखे, रोज सुबह मरे। ये होती है प्रोपोर्शनल पनिशमेंट। तो उसको आप फांसी भी दोगे ना, तब भी उसकी सजा पूरी नहीं होगी। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। अब एसिड अटैक्स क्या होते हैं? वही वाली चीज़, हीनियस क्राइम है। अब पाकिस्तान में 80% विक्टिम्स औरतें ही होती हैं एसिड अटैक की। थ्रू अदर सोर्सेज सजेस्ट एक्चुअल फिगर्स में एक्सीड 1000, क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्ट भी नहीं होती। अब एपिसेंटर क्या है एसिड अटैक्स का? जैसे कारोकारी के अंदर आप लोगों ने देखा कि केपी और जो है सिंध, उधर ये बहुत कॉमन है। इवन बलोचिस्तान के अंदर भी जो आपके सरदार हैं वो भी करवाते हैं। अब इसका एपिसेंटर साउथ पंजाब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हैरानगी की बात यह है, पंजाब इज़ अ वेल डेवलप्ड सूबा, वहाँ पर ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो कॉटन बेल्ट कहा जाता है कंट्री की, और उधर ये एपिसेंटर यानी उसका गढ़ है एसिड अटैक्स, ठीक है। वो क्या, कैसे या क्यों? The primary triggers include the rejection of marriage proposals, suspected infidelity and intimate partner violence, IPV कहते हैं। ये भी एक फॉर्म ऑफ GBV होती है। Where husbands attempt to punish wives seeking independence, ठीक है। तो वो कहते हैं तुम लोगों ने हमसे डिवोर्स लेना, मैं तुम्हें ऐसा छोड़ूंगा कि तुम आगे किसी के पास जा ही नहीं सकोगी, ठीक है। तो ये मेंटालिटी वाले केसेस वो एसिड अटैक्स के अंडर आ जाते हैं। तो ये भी एक सर्वाइवल है एसिड अटैक्स की। अब केस स्टडीज़ में क्या आ जाता है? साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ठीक है, एंजल सर्वाइवर
एवरीवन्स बिहेवियर, ये मैं कह रहा था इसलिए मैं कहता हूँ सजा होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, तो पता तो लगे। एंजल कहती है everyone's behavior used to make me feel as if I was being mentally tortured. Even my husband, who used to love me, started being very rude, saying things like no one would even urinate on your ugly face. मतलब इससे ज़्यादा क्या है, ठीक है। तो ये वो फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी हो जाती है। अच्छा, ये रिलेटिवली कम अंडरस्टैंड डिस्कस्ड है टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस, TFGBV जिसको कहते हैं। ये क्या है? ये जनाब ऑनलाइन हरासमेंट से लेकर साइबर क्राइम्स को डील करती है, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स लिखे हैं, वो भी एक साथ पढ़ लें आप। अच्छा, अब ये क्या कहता है? पाकिस्तान का डिजिटल लैंडस्केप साइबर स्पेस हैज इमर्ज एज अ न्यू हाईली वॉलेटाइल फ्रंटियर फॉर पैट्रियार्कल सर्वेलेंस एंड वायलेंस। 2024 अलोन के अंदर 8 मिलियन न्यू फीमेल यूजर असेस द इंटरनेट इन पाकिस्तान। और उन्होंने क्या किया फिर, FIA ने बताया कि उनको 1,35,000 साइबर क्राइम कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं 2024 में। येट एन अबिस्मल ऑफ 82 केसेस प्रोसीडेड टू प्रोसिक्यूशन, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो सुलझा दी जाती हैं, पहली वो मामला सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो उस पर इतना एक्शन लिया नहीं जाता। अच्छा, अब केस स्टडी इसमें कौन सी है? द मर्डर ऑफ सना यूसुफ। अब उसको डिजिटली क्यों लिंक कर रहे हैं? बिकॉज दे मेट एंड नोन ईच अदर थ्रू डिजिटल कॉन्टेक्ट सच एज टिकटॉक। सना यूसुफ का मर्डर जो है वो हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी को एक क्लियर कट विजन देता है कि जनाब अब हालात इतने बढ़ गए हैं कि पहले तो होता ये था कि जब कोई औरत मना करती थी कि आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, या मैं ऐसा कुछ चाहती नहीं, तो होता ये था कि ज़्यादातर उसको गालियां दे दी, ठीक है, उसके बुरा भला करैक्टर असैसिनेट कर दिया, तो प्यार से उसको कुछ और अल्फाज दे दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इफ़ यू आर हर्टिंग मी और रिजेक्टिंग मी, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गिव यू मेटल इन योर हार्ट, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। ये अब यहाँ पर सीन्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ही एक किस्म की ना नेगेटिव मैसेज भेजती हैं, जो लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, ठीक है। फिर बाद में इसके ऊपर रील्स और इंस्टा पे या टिकटॉक्स बन रही होती हैं कि देखो कितना उसका पवित्र इश्क था और उसने क्या किया। तो ये सारा कुछ जो है वो काफ़ी ख़राब है। अब यहाँ पर ना थोड़ा पेटा एक्ट को मेंशन किया मैंने। अच्छा, पेटा एक्ट क्या होता है? यहाँ क्या है, सॉरी पेटा कह रहा हूँ, पैका एक्ट, ठीक है। पैका एक्ट का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट। पैका एक्ट बनाया गया था कि ये जितने भी ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, हरासमेंट से लेकर डेफेमेशन तक, इनको रोका जा सकता है। स्पेशली पैका एक्ट वाज यूज्ड एंड एनीथिंग अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स वगैरह, तो उस पर वो बनाते थे। अब हुआ क्या, पैका जो है वो रॉन्गली यूज होने लग गया, ठीक है। पैका का सेक्शन जो है, परपेट्रेटर्स और फ्रीक्वेंटली यूज पैका डेफेमेशन, सेक्शन 21-24 टू फाइल काउंटर लॉ सूट्स। अब होता क्या है, इसका बड़ी अच्छी मिसाल मीशा शफी अली जफ़र केस है, और अभी जो चद्दर साहब और मोमिना साकिब वाला केस हुआ है, वो कैसे, आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है आपने हरास किया मुझे, ठीक है, आप वो जो भी मैसेजेस हैं वो दिखाता है जाके। अब पैका एक्ट कहता है कि जो अगर आपको रिप्लाई आया हो उसकी तरफ से, तो आप जो है अंडर डेफेमेशन क्लॉजेस उसको भी काउंटर कर सकते हो, काउंटर लॉ सूट। तो ये वाले जो है आपकी लेजिस्लेशन गलत तौर पे यूज़ हो रही है पाकिस्तान में, और इसको भी अमेंड करने की ज़रूरत है। नीचे मीशा शफी अली जफ़र का क्लेम भी लिखा हुआ है, वो अभी ज़रा पुराना केस है तो इसलिए मैंने दूसरी एग्जांपल दी। रेप, सेक्सुअल असॉल्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये जो है ना, ये अलग अलग हेडिंग्स 4 हैं, लेकिन आप आराम से इसमें से 7 हेडिंग्स निकाल सकते हो। कैसे? रेप डिफरेंट कर दो, जैसे मैंने एसिड अटैक्स अलग लिखा हुआ है, वैसे ही आप रेप को एज अ GBV, जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिफरेंट कर दो। सिमिलरली सेक्सुअल असॉल्ट जो है, अब सेक्सुअल असॉल्ट कैन बी एनीथिंग, दैट इज फिजिकल हरासमेंट हो, ग्रोपिंग के इंसिडेंट्स हो, ठीक है, पब्लिक में चलते कोई गैर अखलाकी हरकत कर दे, या फिर जनरली कोई भी ऐसे वर्बल हरासमेंट इन पब्लिक इज ऑल्सो कंसिडर, जो गलत सेक्सुअल रिमार्क्स जो हैं आप किसी को फॉरवर्ड करते हो, वो भी सेक्सुअल असॉल्ट में आते हैं। अब डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस यूजुअली 2 रिलेशंस में देखा जाता है। एक जो पेरेंटहुड और चाइल्ड का होता है, जैसे बेटी पे
गैर अखलाकी जुल्म। एक तो ये रिलेशनशिप में आपको बहुत कॉमन मिलेगा, और दूसरा हस्बैंड एंड वाइफ या मैरिज के एग्रीमेंट के अंदर ये बहुत कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से मज़े से 3 और हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हो। दैट विल गिव यू एटलीस्ट 7 हेडिंग्स टू वर्क विद इन योर एग्जाम्स। अब उसके अंदर भी अगर हम देखें, डेमोग्राफिक सर्वेज बताते हैं कि 23% ऑफ एवर मैरिड वुमेन रिपोर्ट फेसिंग वन काइंड ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन देयर मैरिज। अब वो सिर्फ, अच्छा हम यहाँ पर भी ना प्रीडोमिनेंटली हस्बैंड्स या फादर्स या ब्रदर्स से हुआ वायलेंस हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, दैट समवन स्लैप्ड मी, वो मुझे मार रहे हैं, वो मुझे कन्फाइंड करके रख रहे हैं। एक बहुत ही इसकी ख़ास ब्रांच होती है, उसको हम मिस करते हैं यूजुअली, एंड वी शुडेंट। वो होता है साइकोलॉजिकल टॉर्चर। लड़कियों के मामले में आपके माँ बाप कहते हैं दे हैव राइट ओवर यू, सिमिलरली यू हैव सर्टेन राइट्स टुवर्ड्स देम। वो आपको आगे कहते हैं आपने उससे शादी करनी है, एंड आप क्योंकि पढ़ रहे हो या फिर आपके कोई और मोटिव्स हैं या फिर यू जनरली डोंट लाइक दैट पर्सन, आप कहते हो मैं नहीं करनी। राइट, अब इस्लाम ने राइट दिया आपको, आपकी लेजिस्लेशन या मुल्क का कानून आपको राइट देता है, आपकी जो मोरल थिंकिंग है एंड एथिक्स हैं आपको राइट देते हैं अपनी चॉइस करने का। लेकिन आपको दूसरे जो हैं वो तो ऑनर में आके वही आपको कारी बना के तो करोकारी इंसिडेंट में ख़त्म कर देंगे, एसिड अटैक भी नहीं आप कर सकते। अब क्या होगा, अब दे विल इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली टॉर्चर यू। अब टॉर्चर ऐसा होगा जिसको हम कहते नहीं है गैस लाइटिंग टाइप, जो जेनजी के कॉन्टेक्स्ट में, वो टॉर्चर इस तरह का होगा, दे विल से कि अगर आपने इससे शादी नहीं की तो हम तो मतलब मैं मर जाऊंगी, मैंने तरबियत की और आज ये सिला मिल रहा है मुझे मेरी तरबियत का, ये है वो है। तो दे विल इम्पोज साइकोलॉजिकल प्रेशर अनटिल एंड अनलेस यू गिव अप। अब ये क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है जो इट इज़ वेरी लेस कवर्ड, तो ये भी है। अब फिजिकल वायलेंस तो है ही है, वो मैंने बताया। अब उसके अंदर 26% रिपोर्ट करते हैं इमोशनल अब्यूज प्रीडोमिनेंटली परपेट्रेटेड बाय हस्बैंड्स और 70% बाय फादर्स, ब्रदर्स एंड इन लॉज इन द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ 2025। 1332 मर्डर्स, ठीक है, इंसिडेंट्स नहीं, केसेस नहीं, मर्डर्स वर रिपोर्टेड बाय पीपल या फैमिलीज जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुई एंड डेट्स। अब सिमिलरली होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा, मेन फीचर्स कवर्ड हो गए हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कवर्ड हो गया, उसके पीछे का रैशनल जीबीवी का कवर्ड हो गया, मेजर रिपोर्ट्स पढ़ ली हमने। नाउ वी विल मूव ऑन टू रूट कॉजेज ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, रूट कॉजेज क्या हैं जनाब? रूट कॉजेज कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला सोशियो कल्चरल एंड पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी। अब यहाँ पर सोशियो कल्चर का तो मैंने समझा दिया आपको। सोशियो कल्चर में हमेशा अभी शुरू से मैं बोली आ रहा हूँ कि ये कोई रिलीजियस फिनोमिना नहीं है, ये कोई बाय बर्थ या फिर कोई नेचुरल राइट नहीं है कि आपने वायलेंट करना ही करना है जेंडर की बेस पे। ये कल्चरल फिनोमिना है, ठीक है, क्योंकि मेरे बड़े करते थे और मेरे बड़ों ने ये बड़ा सेलिब्रेट किया है तो मैंने भी करना है। ठीक है, एक तो ये नोशन है, ये भी दोनों अलग अलग लिखे जा सकते हैं हेडिंग्स बना के। दूसरा है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या होती है? पैट्रियार्की एक ऐसी सोसाइटी को कहते हैं जिसमें डोमिनेटेड जेंडर मेल होता है। अब ये बड़ी लूज स्टेटमेंट है। लूज किस तरह? मैंने बड़े सारे कॉन्टेक्स्ट अभी यहाँ नहीं लिखे। अब डोमिनेटेड किस फील्ड में? डोमिनेशन इन फैमिली पैट्रियार्की मेल की हो, डोमिनेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स पैट्रियार्की होती है, डोमिनेशन इन पॉलिटिकल सेंस, आज आपके सारे फेडरल मिनिस्टर से लेकर सारे बड़े ओहदों तक जो हैं दे आर मेल्स। ठीक है, ये पैट्रियार्की है। और पैट्रियार्की दूसरा रुख क्या है? ना सिर्फ ये डोमिनेटेड होते हैं लेकिन दे ऑल्सो सप्रेस अदर जेंडर्स। ठीक है, ये कोशिश करते हैं कि बाकी जो उठ रहे हैं या एम्पावर हो रहे हैं वो ना हो, ताकि हमारी जो पैट्रियार्की एक रियासत द मेल प्रेजुडिस है वो कायम रहे। ये पैट्रियार्की का मतलब होता है। ठीक है, तो उसी की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इन सितंबर 2025 द लाहौर हाई कोर्ट कंट्रोवर्शियली रूल्ड दैट मैरिज। अब वो बता रहे हैं पैट्रियार्की, मैंने कहा ना, फिर पैट्रियार्की तो जस्टिस सिस्टम में भी होगी। ठीक है, तो वो कहती थी ना आपके अल्लाह भला करे उसका जुडिथ बटलर, that who made man exclusive judge when women partake with them in the gift of reason।
कि मर्दों को किसने जज बनाया जब औरतों को भी अल्लाह ताला ने अकल बख्शी है। यहाँ तो औरतों को अल्लाह ताला बख्शते ही ना अकल, राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना, फैसले लेना। अगर वो चीज़ है तो इसका मतलब उसका यूज़ भी होगा। तो औरतों के फैसले जजेस फीमेल्स होनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों के लिए क्विज है, कौन सी फीमेल पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है पाकिस्तान की? कमेंट में बताना, अच्छे बच्चे को मैं लाइक दूंगा एक, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास यहाँ आ जाता है, कंट्रोवर्शियली इसलिए था कि इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी प्यूबर्टी जो है ना, जब जवान हो जाए लड़की उसकी शादी करना जायज़ है लीगली। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? प्यूबर्टी इसलिए पैरामीटर नहीं होना चाहिए शादी का, क्योंकि प्यूबर्टी कुड हैपन इन अ वेरी अर्ली एज एज वेल। 10 साल की बच्ची को अगर प्यूबर्टी हो जाए, पीरियड्स हो जाए, तो आप उसको कह रहे हो कि शी इज़ एलिजिबल टू गेट मैरिड, ठीक है। कोई एज सर्टेनली रख ले जिसमें आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी सोच थोड़ी मेच्योर हो जाए, यू कैन हैंडल दीज इंट्रिकेट रिलेशनशिप वेल। तो आप कह रहे हो जी प्यूबर्टी लगा दिया। प्यूबर्टी मैं वही बताया 10 साल की एज में भी है, 12 भी है, 13 भी है, तो आप अलाउ करोगे तो ये तो चाइल्ड मैरिज हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये इसलिए कंट्रोवर्शियल फैसला था और इस पर बहुत सारी प्रोटेस्ट भी हुए थे ह्यूमन राइट्स की तरफ से। इकोनॉमिक डिपेंडेंस एंड मार्जिनलाइजेशन, देखो मार्क्स कहता था औरतें आर लाइक फ्री लेबर। कार्ल मार्क्स यूज्ड टू से कि औरतें जो है ना वो फ्री लेबर की तरह हैं, वो आपके लिए काम भी करती हैं, जो अगर आप मेड रखो तो उनको वैसे दोगे, वो आपके लिए बाकी इमोशनल सपोर्ट भी है, थेरेपिस्ट रखो पैसे दोगे, और वो अगली कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए और लेबर्स प्रोड्यूस भी कर लिए, ठीक है। जैसे मदरहुड, वो मदरहुड को भी बड़ा निगेट करता था मार्क्स। तो सिमिलरली मार्जिनलाइज करना औरतों को इकोनॉमिकली सबसे बड़ा टूल है पैट्रियार्की सोसाइटी का, उनको कंट्रोल करने का। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ना तो 90% इश्यूज वैसे खत्म हो जाते हैं। आपकी एम्पावरमेंट फाइनेंशियली है तो आप 90% तौर पे आप एक वो जो स्पेक्ट्रम है ना पैट्रियार्की का उससे निकल जाते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि जो फोर्स पार्टिसिपेशन है फीमेल लेबर की वो सिर्फ 23% है, यानी 23% औरतें 100 में से काम कर रही हैं किसी ना किसी फील्ड में। अब आपको इसके पीछे की भी मजे वाली हकीकत बताता हूँ। 100 में से सिर्फ 23%, मतलब 100 अगर रखूँ मैं, उसमें से 23 औरतें काम कर रही हैं। ऐसी अगर पाकिस्तान में जितनी औरतें हैं और आउट ऑफ एज हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, वो 23% फीमेल्स आर वर्किंग। अब इसके पीछे की हकीकत और डार्क है। 23% पता है किस फील्ड में काम कर रही हैं? दे आर ईदर पार्लर्स, ब्यूटी सैलून के चला रहे हैं, ठीक है, या वो रिसेप्शनिस्ट हैं, या वो प्राइवेट स्कूल में मिनिमम वेज में टीचर्स हैं, ठीक है। तो उसके पीछे की हकीकत भी बड़ी। अब आप अगर आप सोचोगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या पावरफुल पोजीशन में कितनी औरतें हैं, तो ये स्टैट जो है ना 23% का, ये और गिर के आपका 8% पे आ जाएगा। तो अगेन अनदर डार्क रियलिटी फॉर पाकिस्तान। और आगे सूबा वाइज देखे जाएं तो बलोचिस्तान इज द मीगर वन हेयर। और सिमिलरली आगे चलते हैं, लीगल लूप होल्स एंड इल्यूजन ऑफ जस्टिस। लीगल लूप होल्स खुले क्योंकि हमने इस्लामाइजेशन भी ट्राई की थी, वो भी फ्लॉड इस्लामाइजेशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीनल कोड में अब लेजिस्लेशन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि हम औरतों को एक प्रोटेक्टिव सर्विस दे सकें। फॉर एग्जांपल एक प्रोटेक्टिव शेल क्यों देनी ज़रूरी होती है? ताकि औरत को पता हो इफ़ मेरे साथ गलत हो रहा है तो देर आर अथॉरिटीज़, देर आर लॉज फॉर मी, जिसमें मैं जाकर जस्टिस हासिल कर सकूं। ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं, ये डेटरेंस के तौर पे भी काम करते हैं। ये मर्दों को रोकते हैं कि यार इसके खिलाफ, अब सीसीडी का देख लो, सीसीडी जो भी कर रहा है चलो जी फर्जी है, वो दिखाने के लिए एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, समझ आ रही, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं डर लोगों में थोड़ा बैठा है, ठीक है। वो डर होना ज़रूरी है, वरना तो आपकी आवाम कंट्रोल ही ना हो, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो द प्रोविजंस ऑफ टेसिस, रेट्रीब्यूशन, दियत, ब्लड मनी इन पाकिस्तान पीनल कोड हिस्टोरिकली अलाउड मर्डर्स टू सीक पार्डन फ्रॉम विक्टिम्स एयर्स। अब ये इस्लामिक जुडिशल सिस्टम में भी है कि अगर आपने किसी का कत्ल किया, किसस की अमाउंट 100 ऊँटों के बराबर आप पे कर सकते हो, लेकिन इट शुड बी आउट ऑफ ऑन विल ऑफ द विक्टिम्स फैमिली। उनकी मर्जी होगी तो वो देंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप कहो कि उनको फोर्स करके किसस की अमाउंट ले लो, जो कि 99% टाइम्स होता है। तो ये लूप होल्स हैं, इनकी गारंटी भी नहीं कोई दे रहा होता, ठीक है। तो ये अनदर कोज बनते हैं। कोल्यूशन ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड पैरेलल सिस्टम, ये ऊपर भी हमने पढ़ा है
कि भाई एक तो है जो आपका डिफेक्टो जस्टिस सिस्टम है मुल्क का, वो दूसरा है डिजोर जस्टिस सिस्टम जो इन्होंने पैरेलल बनाया हुआ है। जो मैंने बताया पंचायत हैं, मैंने जरगाज बताया आप लोगों को, वो आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है। ये मैंने लीगल फ्रेमवर्क बताया। ये सारे जो लॉज है ना, लेजिस्लेटिवली आपने ये मेंशन करने हैं अपने कहीं भी जब आंसर लिख रहे होगे मैक्सिमम। एंटी ऑनर किलिंग एक्ट, सबसे पहले आपको लगता है लॉज नहीं है हमारे यहाँ, काम नहीं हुआ है, लेकिन वो काम इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती कभी भी। ऑनर किलिंग एक्ट 2016 मेड ऑनर क्राइम्स फसाद फिल अर्ज क्राइम अगेंस्ट द स्टेट बाय पासिंग पार्डन्स। ठीक है, तो इसने कहा था कि जितने ऑनर के हैं वो फसाद फिल अर्ज हैं। अर्ज का मतलब होता है स्टेट के अगेंस्ट, उसमें आप पार्डन नहीं कर सकते किसी को, कि अगर किसी का कोई वडेरा भी है। अब इसमें मसला क्या है, प्रैक्टिस में क्या हो रहा है? जुडिशियल डिस्क्रिशन स्टिल अलाउज लीनियंट सेंटेंसिंग, फैमिलीज डिस्ट्रॉय फॉरेंसिक एविडेंस प्रायर टू पुलिस अराइवल। ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल हमारे यहाँ, तो ये भी वो कह रहे हैं हटाओ। पैका एक्ट ऊपर भी बड़ा है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? रेगुलेट ऑनलाइन एक्टिविटी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम, इमेज अब्यूज, उसका भी मैंने उसमें बताया था। वेपनाइजेशन हो रही है, काउंटर सूट्स दे देते हैं। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एज, अभी ये रिसेंट वाला है, सेट्स मिनिमम एज ऑफ मैरिज एट 16 फेडरली टू प्रोटेक्ट गर्ल्स। अब इसमें वो जो रूलिंग है ना, ठीक है, पोस्ट प्यूबर्टी वाली, वो मसला है हमारे लिए। इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों को कि वो चीज़ें लीगली बहुत अस्टाउट होती है। अब ये अच्छा, ये अब आसान पार्ट आने लगा है। आसान पार्ट से मुराद है कि इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पैक्ट्स हैं। इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं किसी भी चीज़ के? जब वो इतनी हीनियस हो, उसकी नेचर के इम्पैक्ट्स भी उतने ही बुरे होंगे। सबसे पहला इम्पैक्ट, ये आसान है, इसको गो थ्रू कर लेंगे। साइकोलॉजिकल एंड इंटीग्रेशनल ट्रॉमा। ठीक है, सबसे पहले तो ये ट्रॉमा ही नहीं जाता। इकोनॉमिक हैमरेज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जस्ट बाय वुमेन सिटिंग इन देयर हाउसेज एंड नॉट वर्किंग, जो आपका स्टेट है ना, उसको हर साल $269 बिलियन का लॉस होता है। ठीक है, जस्ट बाय वुमेन नॉट बीइंग पार्ट ऑफ योर वर्क फोर्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक हैमरेज का पॉइंट है, ये भी इम्पैक्ट है। इंटरनेशनल स्टैंडिंग एंड डिप्लोमेटिक रिपरकशंस। अब देखो, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान ने ना बड़े अच्छे और फ्लावरी टर्म्स वाले चीज़ें साइन की हुई हैं। कैसे? ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स कहती हैं by organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch consistently highlights the state's failures to meet obligation under CEDAW। CEDAW भी इन्होंने किया था, ये प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला है। ठीक है, ये सारे प्रोटेक्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है। अगर आप ना करो तो जो वेस्टर्न ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे FATF है, यहाँ पर G+ का स्टेटस लगा हुआ है, वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देती हैं, फिर आपको हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। यहाँ तो साइन ही ना करो, लेकिन जब साइन कर ली है तो उसको पूरे उतरो उस पर। अब चैलेंजेस इन कॉम्बेटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस, यहाँ पर क्या है? Addressing GBV in Pakistan requires navigating a labyrinth institutional and societal roadblocks। सही करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे बड़ा एविडेंशियरी एंड फोरेंसिक डेफिसिट। देखो, औरतों के केस में जब कुछ भी होता है, ऑनर किलिंग से लेकर एसिड अटैक्स तक, सबसे पहले एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें प्रोसिक्यूशन वालों को मसला होता है, जिन्होंने आके इन्वेस्टिगेट करना होता है। सबसे पहली चीज़ एविडेंशियरी और फोरेंसिक डेफिसिट आ गया। Politicized violence and shrinking civic space। ठीक है, politicization of violence is another key। Intersecting vulnerabilities। ठीक है, जितने ट्रांसजेंडर वुमेन हैं उनके लोग उनको इस्तेमाल करते हैं एंड आगे बढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें भी हैं। अब फाइनली रेमेडियल मेजर्स, यूजुअली CSS PMS कंपेटिटिव एग्जाम्स में सवाल प्रॉब्लम डिस्कस करना, मैंने बहुत सारे देखे हैं, सैयद मुजम्मिल शाह से लेकर मैनी पीपल, उनको बड़ा अच्छा लगता है प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। एंड ये क्रिटिसिज्म नहीं, वो बहुत सीनियर है मेरे से। प्रॉब्लम्स मेरे मुताबिक आप अगर खाली प्रॉब्लम्स बताते रहोगे और उनके प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस नहीं दोगे ना, देन यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। आप एक पेसिमिज्म की लहर जो है वो फैला रहे हो, और दुनिया को ऐसा लग रहा होता है कि वही एग्जिस्टेंशियलिज्म का ना रिवाइवल हो रहा है। तो मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम आपने बहुत अच्छी बता दी, आपने हर न्यूआंस उसका कवर कर दिया। ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी बिक गया, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, वेस्ट अच्छा, वेस्ट अच्छा, वेस्ट। अब सॉल्व कैसे करें? तो मेरे मुताबिक CSS वालों के मुताबिक भी, FPSC भी यही कहता है कि जो सोल्यूशंस होने चाहिए वो वेग नहीं होने चाहिए।
वो प्रैग्मेटिक होने चाहिए। और मैं अपने बच्चे जितने मैं पर्सनल मेंटोरशिप बैचेस में पढ़ा रहा होता हूँ उनको हमेशा मैं कहता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ उनको कि आपके सॉल्यूशंस कितने प्रैग्मेटिक हो। अगर मैं आपका पेपर जो आपने सॉल्यूशंस लिखे हैं किसी भी सवाल में, जैसे इसमें जीबीवी को सही करना है, मैं वो जाके किसी जो आपका बैठा हुआ है उधर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जाके उसको दे दूं तो वो कहे यार ये तो मुझे पूरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मिल गया, मैं ये इम्प्लीमेंट करूंगा, इसको इदारे में कायम करूंगा, तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आपके प्रैग्मेटिक होने चाहिए। चलो देखते हैं कैसे हैं वो प्रैग्मेटिक। सबसे पहले तो लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऊपर हमने कितने पढ़े कि ऑनर किलिंग एक्ट भी था, वुमेन अगेंस्ट वर्क प्लेस एक्ट है 2010 का, 2022 में वो हुआ है, ये सारे हमने पढ़े हैं। लेकिन ये इनमें लूप होल्स हैं। अब वो कैसे सही होंगे रिफॉर्म्स के थ्रू? सबसे पहले एलिमिनेटिंग जुडिशियल डिस्क्रिशन इन ऑनर क्राइम, फिसाद फिल अर्ज कर दिया है तो उसको आप सेंटेंसिंग की तरफ लेके जाएं। दूसरा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ करोसिव सब्सटेंसेस, जितने ये एसिड अटैक है, एसिड पे हाथ कैसे आपका आ रहा है, ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसे कल को कोई यूरेनियम चाहे यूरेनियम ले ले, तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। रिफॉर्मिंग साइबर क्राइम लॉज, पैका की नेचर है ना जो उसको पोलिटिसाइज करते हैं या फिर उसको एज एन रिटेलिएटरी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी रोका जाए। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, मॉडर्नाइजिंग फोरेंसिक एंड एविडेंस कलेक्शन, द रिलायंस ऑन विटनेस टेस्टिमनी। ठीक है, तो फोरेंसिक्स और एविडेंस कलेक्शन में भी जैसे मैंने ऊपर बताया, सबसे पहले तो होता है टेम्परिंग काम अपने गुनाह को छुपाने के लिए। जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, कभी आप में से कोई भी मेल फीमेल जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग कचहरी गए हो, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ लॉ होता है उधर गए हो, आप वहाँ पर चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि पैट्रियार्की क्या होती है। ठीक है, तो रेयरली यू विल सी एनी फीमेल ओवर देयर। तो अगर कोई फीमेल जाती भी है इंसाफ के लिए, उसको तो पहले ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि 1000 नज़रें फेस करनी पड़ेंगी, देन शी विल गेट एनी वेयर। तो वहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जितनी पुलिस अकेडमीज़ हैं वो। डिसमेंटलिंग द पैरेलल जस्टिस सिस्टम, अब वक्त आ गया जिरगास पंचायत, ये ओल्ड कस्टम्स को ख़त्म किया जाए, ये बहुत हो गया। सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एजुकेशन एज अ शील्ड, ठीक है, ये सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो उस दिन भी पढ़ी हैं। सोशो एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, औरतों को करियर्स भी वो चुनने चाहिए जो उनको फ़ायदा देना, सिर्फ के करियर्स भी दूसरे। सोसाइटल सेंसिटाइजेशन, मीडिया एंड कल्चरल नैरेटिव्स बेहतर करें। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैंने नीचे मेंशन भी किया है लिंक में, तो गेट योर नोट्स, इनके शॉर्ट नोट्स बना लो, वरना यही प्रिंट करवा के इनके ऊपर हाईलाइट कर दो चीज़ें। और अगर कोई और आपको लेक्चर चाहिए किसी और चीज़ पे या नोट्स वगैरह चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो शेयर करो। हज़रत अली का कौल है कि हमेशा जो नॉलेज होती है वो बांटने से बढ़ती है। तो ये नहीं आपके कंपटीशन को पता चल गया वो आगे निकल जाएगा, आपका जाविया अलग है, पर्सपेक्टिव अलग है, चीज़ों को डायग्नोस करने का उस बंदे का अलग है, और एट द एंड ऑफ द डे जो नसीब में होना वही है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला।